अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एडवांस वेब डेवलपमेंट कोर्स। और आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम प्रीवियसली जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है, जिसमें HTML को हमने डिस्कस किया, CSS को डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह अब हमने उसको एक प्रैक्टिकल एक प्रोजेक्ट बनाना है, जिसके अंदर वो सारी चीज़ें हम प्रीवियसली जितने भी डिस्कस किए हैं, वो सारी चीज़ों को हम आगे रीड आउट करेंगे और उन सारी चीज़ों की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने जो सोचा है वो ये है कि हम इंशाल्लाह एक अमेजोन की क्लोन बनाते हैं, क्योंकि एक अमेजोन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि इंटरनेशनल ई कॉमर्स का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। और अगर हम किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की कॉपी करते हैं, बिल्ड करते हैं, तो उससे एक तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। और सेकेंडली जो हमारी सबसे बड़ी इसमें बेनिफिट हमें मिलता है वो ये है कि हम जब किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास एक ऑलरेडी एक लाइव प्रोजेक्ट होता है, जिसको हम कंपनी को शो कर सकते हैं कि हमने ये प्रीवियसली काम किया। तो उससे ये फायदा हो जाता है कि हमें जॉब विन करने में आसानी हो जाती है, या इंटर्नशिप आप ढूंढ रहे हैं तो उसमें आपको आसानी हो जाती है, या आप फ्रीलांसिंग के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसमें आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको अभी इंशाल्लाह एक प्रोजेक्ट करके हम अपनी जो CV है उसको अपग्रेड कर सकते हैं। और एक और चीज जो मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि अभी तो हम चूंकि लोकली प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जब हम किसी क्लाइंट को दिखाने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमें लाइव जरूरत पड़ती है। तो आपको बताया था कि लाइव के लिए हमें वेब होस्टिंग की जरूरत होती है, जो कि डोमेन एंड होस्टिंग दोनों चीजें लेना पड़ती हैं। और मंथली हमें मंथली या ईयरली हमें एक प्लान देते हैं, जिसको पे करके हम अपनी वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं। अब जैसे ये Amazon.com, ये भी एक लाइव वेबसाइट हुई हुई है, और Amazon.com बेसिकली एक डोमेन है, और ये सारा जितना भी डाटा है वो उनकी होस्टिंग के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है। तो अब चूंकि हम इनिशियली तौर पे तो पे नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी हमारी ऐसी सिचुएशन नहीं होती है फाइनेंशियल कि हम $35 ईयरली बियर कर सकें। तो उसके लिए फिर क्या होता है कि अभी हम लोकली एक दफा सेटअप कर लें, और जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो फिर हम एक फ्री की वेब होस्टिंग के ऊपर अपनी वेबसाइट को लाइव कर लें, ताकि हम क्लाइंट को एक उसका लिंक शेयर कर सकें, और वो उसको व्यू कर सके और उसको एक्नॉलेज कर सके कि आपने प्रीवियसली किसी जगह के ऊपर काम किया होगा। तो लोकली जब हम काम करते हैं तो अब जो कि मैंने आपको बताया कि वेब होस्टिंग बेसिकली एक सर्वर है, जहाँ पे हमारी तमाम वेबसाइट को होस्ट किया जाता है। तो इसी तरह से जब आप लोकली काम कर रहे होते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि हम चूंकि इनिशियली टेस्टिंग फेज में है, अभी हम इनिशियली डेवलप कर रहे हैं। तो जो डेवलप करने के दौरान उस वक्त हमें एक फ्री के सर्वर की जरूरत पड़ती है, जिसका नाम है जैप। ठीक है। ये XAMPP आप सर्च करेंगे गूगल के ऊपर, तो ये आपके पास आ जाएगा। ये नॉर्मली वैसे बैकएंड लैंग्वेजेस के लिए यूज होता है, लेकिन अगर आप फ्रंट एंड लैंग्वेज में भी इसको यूज करेंगे तो उससे ये होता है कि एक तो जैसे प्रॉपर डोमेन काम कर रही होती है, उसमें ऑल द पेजेस लोड हो रहे होते हैं, तो ये भी उसी तरह से वर्क करता है। तो इसलिए आप बेहतर है कि पहले प्रोजेक्ट को ही आप स्टार्ट कहाँ से करें, जैप से करें। तो आपने इसको क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। जब आप डाउनलोड बटन के ऊपर जाएंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। अब इसमें इसके डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं, जैसे 8.02, 8 है, 8.1.17 है, 8.2.4। आपने लेटेस्ट वेरिएंट को कर लेना है। ठीक है। इसको डाउनलोड करेंगे, ये 149 MB का है। उसके बाद आपने सिंपल इसको इंस्टॉल कर लेना है, जैसे नॉर्मली हम बाकी सॉफ्टवेयर को करते हैं। तो ये नॉर्मली लोकल डिस्क C में स्टोर होता है। तो अभी जैसे ये हमारे पास है, ये जैप के नाम से एक फोल्डर बन चुका होगा जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। तो इंस्टॉल करने के बाद आपके पास डिफरेंट फोल्डर्स आ जाते हैं, एनोनिमस, अपेचे, CGI, इस तरह से डिफरेंट आपके पास फोल्डर्स आ जाते हैं। आपने किसी फोल्डर को भी नहीं छेड़ा उसमें। मैं आपको हल्का सा इंट्रो करवा देता हूँ कि अब जैसे ये हमारे पास है, HT डॉक्स का फोल्डर है, जिसमें हमारी सारी फाइल्स पड़ी होती हैं। तो उसके अलावा जो सेकंड फोल्डर है वो है PHP का, वो हम बैकएंड लैंग्वेज जिसमें यूज करेंगे। और एक फोल्डर होता है SQL का, डेटाबेस का ना, ये MySQL का, जिसमें हमारे पास तमाम डाटा की बैकअप पड़ा होता है। तो बस आपने सिंपल ये याद रख लें कि ये तीन फोल्डर्स का नाम आपने याद रख लेना, और इनकी जो वर्किंग है वो आप समझ रहे हैं। तो बाकी बाकी चीजें जो है ना वो आपने याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपने क्या करना है, HT डॉक्स में डालो।
जब आप एच टी डॉक्स में जाएंगे तो ये आपको बाय डिफॉल्ट कुछ फाइल्स मिल जाएंगी। इनको आप लोगों ने अभी के लिए, फिलहाल के लिए डिलीट कर दें, इनकी जरूरत नहीं होती। अगर पड़ा भी रहने देंगे तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर फोल्डर खाली और रश ज्यादा ना हो तो वो फिर इजीली चीजें समझ आ जाती हैं। मैं इसको क्या कर देता हूँ, डिलीट कर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा और उसका नाम कुछ भी हम रख सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल मैं रख देता हूँ अमेजोन, क्योंकि हम अमेजोन की कॉपी बना रहे हैं तो इसलिए मैं इसका नाम क्या रख दिया, अमेजोन रख दिया। और उसके बाद फिर मैं अमेजोन को ओपन करूंगा और अभी इसके अंदर कोई फाइल नहीं पड़ी हुई। अब हमने इसके अंदर कोड लिखना है। कोड को लिखने के लिए एक और टूल यूज होता है जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। तो आपने क्या करना है, गूगल के ऊपर सिंपल आप विजुअल स्टूडियो कोड को सर्च आउट करेंगे तो ये विजुअल स्टूडियो कोड आ जाएगा, ठीक है। मैंने इसको सर्च आउट किया तो ये मेरे पास आ गया। आपने डाउनलोड बटन के ऊपर जाना है। तो ये तीन ऑप्शंस देता है कि अगर आपके पास विंडो है तो आप इसको डाउनलोड करें, अगर आपके पास मैक है या लिनक्स है तो आप इस चीज को डाउनलोड करेंगे, और अगर आपके पास युबंटू है, सॉरी युबंटू है या लिनक्स वगैरह है तो, या काली लिनक्स जैसे होती है तो आप इस चीज को डाउनलोड करें। अगर आपके पास मैक बुक है तो आप इस चीज को डाउनलोड करेंगे। मैंने ऑलरेडी इसको भी डाउनलोड किया हुआ, सिंपल आपने इंस्टॉल कर लेना है जैसे नॉर्मल इंस्टॉल करते हैं। तो जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो ये हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक तो आप फाइल को ओपन कर सकते हैं और एक आप फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। तो हमने चूंकि फोल्डर ऑलरेडी क्रिएट किया होगा तो हम क्या करेंगे, सिंपल फाइल के ऊपर जाएंगे और ओपन फोल्डर कर लेंगे ताकि सारी फाइल्स को हम एक जगह के ऊपर यूज कर सकें। मैं क्या करूंगा, जाऊंगा लोकल डिस्क सी के अंदर जहाँ पे मेरा फोल्डर एग्जिस्ट करता है, और उसके बाद फिर मैं आगे जाऊंगा जैप में, और उसके बाद फिर आगे मैं जाऊंगा एच टी डॉक्स में, और ये मेरा फोल्डर पड़ा हो, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा तो ये मेरा फोल्डर सिलेक्ट हो चुका है। अब ये एक हमारा बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हमने क्या करनी है, कोडिंग स्टार्ट करनी है। तो कोडिंग करने के लिए सबसे पहले हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी हम वेबसाइट को लोड करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, अब जैसे मैं लेट्स सपोज के इसको देखता हूँ। अब देखें, ये अपेचे फ्रेंड्स डॉट ओ आर जी, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब ये पहला पेज ओपन हो गया। लेकिन अगर मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये क्या आ गया जी, डाउनलोड डॉट एच टी एम एल, इसके साथ नेम लिखा हुआ आ रहा है इस पेज के साथ। अगर मैं होस्टिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें जी, ये क्या आ गया, होस्टिंग डॉट एच टी एम एल। अगर मैं कम्युनिटी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो कम्युनिटी डॉट एच टी एम एल आ गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं पहली वेब जैसे ही वेबसाइट को लोड करता हूँ तो ये हमारे पास इसी तरह से कोई पेज इसके साथ शो नहीं होता। उसकी रीजन क्या होती है कि ये हमारा फर्स्ट पेज होता है, ठीक है। और इसको हम देते हैं इंडेक्स के नाम से। जो भी हम पेज का नाम इंडेक्स लिख देंगे तो जब भी हम वेबसाइट को लोड करेंगे तो वो हमारा पेज सबसे पहले लोड हो, ठीक है। तो ये बात याद रख लेना। तो अभी हम क्या करते हैं कि अभी हम अमेजोन का होम पेज बनाते हैं। तो पहले मैं आपको अमेजोन का व्यू करवा देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास वेबसाइट है अमेजोन की। और अभी मैं जैसे ही वेबसाइट को ओपन किया तो मेरे पास होम पेज ओपन हो गया, इसे हम बोलते हैं होम पेज, ठीक है। तो ये मेरे पास होम पेज ओपन हो चुका है। और ये इसका नेम क्या होगा, इंडेक्स, इंडेक्स नाम होगा, ठीक है। फिर आगे हम फर्दर जब किसी और के ऊपर जाएंगे तो ये आगे फर्दर उसके साथ जो यू आर एल है वो लिखा हुआ आ गया। लेकिन जो पहला पेज ओपन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बेसिक से लेकर चलूँ ताकि जिन लोगों ने पहले सीखा हुआ है उनकी भी साथ में रिवीजन हो जाए, जिन लोगों को नहीं पता वो भी साथ साथ रिपीट करते रहे। अच्छा, तो हम सबसे पहले इंडेक्स फाइल बनाएंगे क्योंकि हम अभी होम पेज को डिजाइन करने वाले हैं, और होम पेज का मैंने आपको बताया कि उसका नाम क्या होता है, इंडेक्स नाम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंडेक्स फाइल बनाएंगे। आप यहाँ से भी बना सकते हैं, और ये इधर ऑप्शन होता है प्लस का। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, सही है। और साथ में मुझे इसको स्टाइल भी करना है, तो स्टाइल करने के लिए मैं इसका नाम लिख लूंगा स्टाइल डॉट सी एस एस। और ये मैं एक्सटर्नल सी एस एस यूज करूंगा
क्योंकि जब हम बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमें कोड को ऑर्गेनाइज करना होता है। या एचटीएमएल को हमने सेपरेट रखना होता है, सीएसएस को हमने सेपरेट रखना होता है। तो इसलिए मैंने इंडेक्स वाली एचटीएमएल वाली फाइल अलग बना दी और सीएसएस वाली फाइल को सेपरेट कर दिया। अब उसके बाद फिर आगे मैंने क्या करना, मैंने सिंपल उसका स्ट्रक्चर रेडी करना है, जो नॉर्मली एक एचटीएमएल का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा जी, HTML। ठीक है, ये अभी मैं बेसिक कर रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं कुछ एक दो चीजें और भी आपको बताता हूँ। तो वो भी हम इंशाल्लाह इसके साथ अभी रेडी करें। हेड, और उसके बाद क्या आ गया, टाइटल आ गया। अब टाइटल में क्या लिख देता हूँ जी, Amazon। और ये मेरा पेज कौन सा आ गया जी, Amazon। और ये मेरा पेज आ गया, होम पेज। ठीक है, अच्छा मैंने टाइटल सेट कर दिया। और हेड के बाद क्या आ जाएगा, बॉडी आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह से हमने कुछ चीजें और डिस्कस की थी कि जब हम किसी भी मतलब के वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं तो उसके लिए हमें रिस्पॉन्सिव डिजाइन की जरूरत होती है। तो वो चीजें भी हमने साथ में इंक्लूड करनी है, क्योंकि हमने वेबसाइट को क्या करना है, रिस्पॉन्सिव भी बनाना है। तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए क्या यूज होगा, उसके लिए कल मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ बताया था, अगेन मैं इसको रिवाइज कर लेता हूँ। तो ये हमने हेड से ऊपर इसको लिंक को अटैच कर देना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लिख देंगे लिंक, REL इज इक्वल टू स्टाइल शीट। और उसके बाद मेरे CSS फाइल को अटैच करना है। वो क्या है, HREF इज इक्वल टू, क्या नाम आ जाएगा इसका, STYLE.CSS। और आगे आप एक और वर्ड ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना कोई जरूरत नहीं है। ये जस्ट एक थोड़ा सा बेहतर है। ये हमने CSS फाइल को इंक्लूड करवा दिया। और उसके बाद हमने रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए कल एक चीज यूज की थी जिसका नाम था मेटा। ठीक है, मेटा। और नेम क्या आ गया, व्यू पोर्ट। सही है, हमने बता दिया जी डाटा को व्यू करो, लेकिन व्यू किस तरह से करो, जो उसका कंटेंट है वो क्या होना चाहिए, विड्थ इज इक्वल टू, विड्थ किसके इक्वल होना चाहिए, डिवाइस माइनस, सॉरी, डैश विड्थ। ठीक है, यानी जो इसकी विड्थ है वो डिवाइस की विड्थ के इक्वल हो। और जब स्टार्ट में लोड हो तो इनिशियल जो स्केल है उसका, SCL स्केल, वो क्या हो, 1.0। ठीक है, ये हमने लिख लिया। और उसके बाद फिर हमने ये CSS फाइल को इंक्लूड करवा दिया। इसको हम सेकंड नंबर पे करते हैं। सबसे पहले हमने मेटा टैग को रखना है और उसके बाद इसको सेकंड नंबर पे। ठीक है, तो ये हमारा रेडी हो चुका है। लेकिन इसके साथ एक दो चीजें और भी यूज होती हैं, वो ये है कि HTML के साथ आप क्या करते हो, लैंग्वेज भी डिफाइन कर दो। ये मैं आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल एडवांस चीजों की तरफ लेकर जा रहा हूँ, पहले मैंने बताया कि बेसिक क्या है। अब इसी तरह से एक और चीज यूज होती है, वो HTML5 में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, जिसका नाम था डॉक टाइप, कि डॉक्यूमेंट कौन सा है। तो वो मैंने लिखा, ये आ गया जी डॉक टाइप। और ये बता दिया कि भाई डॉक टाइप कौन सी है जी, HTML। ठीक है, डॉक डॉक्यूमेंट टाइप कौन सा है, HTML है। और आगे HTML का स्ट्रक्चर आ गया। एक और चीज भी यूज होती है, और उसका नाम क्या है, मेटा। वो भी हम मेटा ही डिफाइन, मेटा आपको बताया था ना कल, कि मेटा बेसिकली होता है किस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। अब जैसे हमने इधर व्यू पोर्ट का ऐड किया तो मेटा लिखा। तो अब एक और चीज हम ऐड कर लेते हैं, वो है करेक्टर सेट। कि भाई जो इसका चार सेट है वो UTF-8 होगा, UTF-8। ठीक है, ये चीजें ऐड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम चूंकि एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इसलिए मैं सारी चीजें वो लिख रहा हूँ जो कि कोई मसला ना। और एक और चीज यूज होती है, वो होती है ब्राउजर के लिए, कि अगर हम इसको किसी भी ब्राउजर के ऊपर या इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर भी इवन ओपन करें तो इसमें कोई मसला ना आए। तो उसके लिए अगेन हमने क्या लिखा, मेटा।
और HTTP -EQUIB, ठीक है, इक्वलेंट। और वो क्या आ जाएगा, एक्स -UA -कॉम्पैटिबल। कॉम्पैटिबल का मतलब क्या है कि ये जितने भी ब्राउजर हैं उन सारों के साथ कंपैटिबल हो जाए। और इसका जो कंटेंट है, जैसे हमने नीचे डिफाइन किया था कि विड्थ जो डिवाइस विड्थ के इक्वल हो, तो इसका कंटेंट तमाम ब्राउजर के ऊपर हो। विंडो के डिफॉल्ट ब्राउजर से लेकर, विंडो का डिफॉल्ट ब्राउजर क्या है, IE = H, ठीक है, EDG, सही है। तो ये हमारे पास बेसिक इसका स्ट्रक्चर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो इंशाल्लाह आप चाहे जो मर्जी यूज कर ले, कोई मसला नहीं आए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, जो हम एक और न्यू चीज़ सीखने वाले हैं, जो हमने अभी तक मैंने डिस्कस नहीं की थी, कि अब देखें इसमें आइकन लगे हुए हैं। तो ये देखें, ये सर्च का आइकन है, ठीक है, ये शॉपिंग कार्ट का आइकन है, ये इस तरह से और भी आपको डिफरेंट आइकन्स नजर आएंगे। तो ये जो आइकन्स हैं, इधर नीचे कहीं पे लगे हुए होंगे। ये, हाँ, ये देखें, ये डॉलर का आइकन है, ये इंटरनेट का आइकन है। तो इस तरह से आपके पास डिफरेंट आइकन्स नजर आए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉन्ट ऑसम। क्या बोलते हैं, फॉन्ट ऑसम, ठीक है। अब एक वेबसाइट है जिसका नाम है fontawesome.com, सही है। तो अभी ये इसमें दो चीजें होती हैं, आप मतलब कि फ्री के भी सर्च कर सकते हैं, और जो प्रो है, मतलब कि अगर आपके पास पैसा है तो आप इसके जो प्रो वाले आइकॉन्स हैं वो भी यूज कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज के अब ये देखें, मैं आइकन्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये डिफरेंट आइकन्स मेरे पास आ गए। ये देखें, ये डिफरेंट आइकन्स आ रहे हैं। तो लेट्स सपोज के अब जैसे मैं सर्च कर लेता हूँ जी, लोकेशन। लोकेशन को सर्च किया, तो ये मेरे पास डिफरेंट आइकन्स आ गए। अब जैसे मैं फ्री के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये डिफरेंट आइकन्स आ गए। अब लेट्स सपोज कि मैं इस आइकन को यूज करना चाहता हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। अब मेरे पास आगे ये कोड आ गया, HTML का। ये रिएक्ट का कोड है, ये Vue.js का कोड है, ये SVG फाइल है। और अभी के लिए लेट्स सपोज कि मैं क्या करता हूँ, ये HTML को अभी हम यूज करेंगे तो इस कोड को मैं क्या कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा। लेकिन इस कोड को कॉपी तब मैं कर सकता हूँ जब मैंने इसकी लाइब्रेरी को इंक्लूड किया होगा, क्योंकि ये जो कोड है ये मेरे पास किसी थर्ड जगह से आ रहा है। तो अब इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि जैसे मैं CSS के अंदर कोई फाइल्स लिखता हूँ तो वो मेरी इधर एक्सेस हो जाएगी। लेकिन अभी ये जो फॉन्ट का जो टैग है, ये चीजें, इन चीजों की तो हम CSS लिखेंगे नहीं। तो ये चीजें ऑलरेडी हमारे पास किसी थर्ड जगह के ऊपर पड़ी हुई है। तो उसको हम बोलते हैं CDN। क्या बोलते हैं, CDN, ठीक है। तो CDN के थ्रू इस फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी को हम इंक्लूड करवा सकते हैं। तो मैं इधर जाऊंगा, CDN सर्च करूंगा। तो अच्छा, ये, हाँ, इसे बोलते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ये बेसिकली क्या होता है, एक मिनट पहले सर्च कर लो। हाँ, CDN लिंक फॉर फॉर ऑसम। ये बेसिकली क्या होता है कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्या है कि अब हमारे पास अगर डिफरेंट जगह पे डाटा पड़ा होगा, अ, उसमें आइकन्स भी पड़े हैं, उसमें हमारे पास कुछ और फॉन्ट वगैरह की चीजें भी पड़ी हुई हैं। तो वो हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसके लिए हम अ, इसके CDN के थ्रू ही हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और वो CDN क्या करेगा कि चार पांच जगह के ऊपर पड़ी हुई है तो वो उसमें नियरेस्ट चीजों को जाकर फाइंड आउट करेगा और हमें डिस्प्ले करवा देगा, सही है। तो ये CDN का काम होता है, ये कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अच्छा, इसका ये थर्ड पार्टी के ऊपर पड़ा होता है। किसी भी मतलब के थर्ड पार्टी को हम एक्सेस कर सकते हैं।
इधर अभी इसका लिंक मिल नहीं रहा, मैं चेक कर। बूटस्ट्रैप की वेबसाइट के ऊपर भी इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से भी या तो कॉपी कर सकते हैं। चलिए बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से हम इससे या इधर कहीं नॉर्मली हर जगह वेबसाइट के ऊपर पड़ा होता है जो भी फॉन्ट ऑसम यूज कर रही होती है, तो उन्होंने लिंक दिया होता है। हाँ ये लिंक आ गया, ये मेरे पास आ जाएगा लिंक। लिंक रिलेशन इज